नीति शास्त्र या एथिक्स, जिसे नैतिक दर्शन भी कहा जाता है, दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा है जो इस बात से संबंधित है कि किसी व्यक्ति को ऐसे मामले में कैसे व्यवहार करना चाहिए जिसे नैतिक रूप से सही या अच्छा माना जा सकता है। यह एक साधारण विचार की तरह लगता है, हमें अच्छा कैसे बनना है और हमारा अच्छा होना क्यों महत्वपूर्ण है। लेकिन यह एक ऐसी अवधारणा है जिसने 2000 से अधिक वर्षों से नैतिक दार्शनिकों का ध्यान खींचा है, साथ ही अब तक परेशान भी किया है। नैतिकता का अर्थ है यह पता लगाने की कोशिश करना कि किसी को नैतिक रूप से अच्छा व्यवहार क्यों करना चाहिए, साथ ही उस व्यवहार के लिए प्रेरक कारकों को समझना चाहिए। वह यह भी जांचता है कि वास्तव में ऐसा क्या है जो किसी चीज, घटना या व्यक्ति को अच्छा या बुरा बनाता है। उदाहरण के लिए, अच्छे या बुरे का वह भाव कुछ ऐसा है जो स्वाभाविक रूप से या तो हमारे अंदर ही है, या वह भाव बाहर से किसी एक दिव्य प्राणी जैसे ईश्वर या परमात्मा द्वारा प्रदान किया जाता है, या उस भावना को किसी दैवीय प्राणी द्वारा हम पर थोपा गया है। इस प्रकार आत्म प्रेरित नैतिकता और बाह्य आरोपित नैतिकता की इन अवधारणाओं पर सदियों से चिंतन किया जाता रहा है। ऐसा क्या कारण है जो हम एक नैतिक संहिता का पालन करते हैं? क्या हम नैतिक रूप से कार्य करते हैं क्योंकि ऐसा करना अक्सर हमारे अपने हित में होता है? क्या नैतिक व्यवहार हमारे कार्यों के परिणामों की प्रकृति के बारे में है? नैतिकता यकीनन एक प्रकार का दर्शन है जो दैनिक जीवन में आसानी से लागू हो जाता है। दर्शन शास्त्र बड़े प्रश्न पूछता है, जैसे क्या ईश्वर वास्तविक है, या हम यहां क्यों हैं? लेकिन वे बड़े सवाल सीधे तौर पर यह नहीं बताते कि किसी का जीवन कैसे जिया जाए। नैतिकता ब्रह्मांड की अनंतता को संबोधित करने और पृथ्वी पर जीवन के दैनिक अस्तित्व के साथ सामंजस्य स्थापित करने के बीच एक लापता कदम है। यदि दर्शन बड़े क्यों प्रश्न पूछकर नैतिक व्यवहार को प्रोत्साहित करता है, तो नैतिकता उस नैतिक व्यवहार की खोज है, और यह उन सवालों के ठोस क्या और कैसे उत्तर तैयार करने का प्रयास है। पाश्चात्य दर्शन में प्राचीन यूनानी दर्शन शास्त्र नैतिकता की अवधारणा में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। विचारों और अवधारणाओं का एक समृद्ध ताना बाना बुनता है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। इन प्राचीन विचारकों ने अच्छाई और बुराई, शुभ और अशुभ, सद्गुण और दुर्गुण की प्रकृति को समझने की कोशिश की थी। ऐसे ढांचे प्रदान किए थे जो आज भी गूंजते हैं। उनकी जांच के मूल में आवश्यक प्रश्न था, एक अच्छा जीवन जीने का क्या मतलब है? सुकरात, जिन्हें अक्सर पश्चिमी दर्शन शास्त्र का जनक माना जाता है, ने आत्म परीक्षण और नैतिक अखंडता, सेल्फ एग्जामिनेशन एंड मॉरल इंटेग्रिटी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से दावा किया कि द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, अर्थात बिना जांचे परखे जीवन जीने लायक नहीं है। व्यक्तियों से ज्ञान और सत्य की खोज करने का आग्रह किया। सुकरात के लिए नैतिकता केवल सैद्धांतिक नहीं थी, बल्कि गहन व्यावहारिक समझ थी। इसने नैतिक कर्तव्य और सद्गुण, मॉरल ड्यूटी एंड वर्च्यू के प्रति प्रतिबद्धता की मांग की। उनकी द्वंद्वात्मक पद्धति ने कठोर प्रश्न पूछने, यथास्थिति को चुनौती देने और व्यक्तियों को अपने मूल्यों को परिभाषित करने के लिए प्रेरित किया। सुकरातीय संवाद के माध्यम से उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि किसी के द्वारा अपनी अज्ञानता को समझना ही ज्ञान की ओर पहला कदम बढ़ाना है। सुकरात के बाद प्लेटो ने अपने कार्यों में, विशेष रूप से द रिपब्लिक में, इन नैतिक विचारों का विस्तार से प्रतिपादन किया। उन्होंने शुभ के आदर्श रूप की अवधारणा पेश की, जिसमें उन्होंने जोर देकर कहा कि सच्चा न्याय और नैतिकता इस पारलौकिक आदर्श में निहित हैं। प्लेटो ने तर्क दिया कि एक सुव्यवस्थित आत्मा एक न्यायपूर्ण समाज के क्रम को दर्शाती है, जहां व्यक्ति विवेक, साहस और संयम के संतुलन से न्यायपूर्ण संतुलन को प्राप्त करता है। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित गुफा का रूपक सच्चा ज्ञान प्राप्त करने और वास्तव में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसे उजागर करने के संघर्ष को दर्शाता है। प्लेटो के लिए नैतिकता में खुद को उच्च सत्य के साथ जोड़ना शामिल है। इस प्रकार व्यक्तिगत चरित्र को बदलना और एक सुसंगत समाज में योगदान देना शामिल है। प्लेटो के एक छात्र अरस्तु ने नैतिकता के लिए एक अधिक व्यावहारिक और अनुभववादी दृष्टिकोण प्रदान किया।
अपने निकोमैकियन एथिक्स में उन्होंने चरम सीमाओं के बीच एक साधन के रूप में सद्गुण के विचार को पेश किया, संयम द्वारा विशेषता वाले संतुलित जीवन की वकालत की। अरस्तु का मानना था कि खुशी या यूडेमोनिया एक आदर्श स्थिति, मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य है, जिसे सद्गुणी जीवन के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने सामाजिक संबंधों और नैतिक गुणों की शिक्षा के महत्व पर जोर दिया, व्यक्तियों को दूसरों के साथ अपने संबंधों में बुद्धिमानी और न्यायपूर्ण तरीके से कार्य करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। अरस्तु का नैतिक ढांचा केवल बौद्धिक समझ से ज्यादा आदत और चरित्र के अनुभवजन्य विकास के महत्व पर जोर देता है। इन दार्शनिकों ने मिलकर पश्चिमी परंपरा में नैतिक विचार की नींव रखी। उनकी अंतर्दृष्टि हमें अपने मूल्यों और अपने कार्यों के खुद पर और समाज पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंतन करने की चुनौती देती है। उनके विचारों की निरंतर प्रासंगिकता नैतिकता के बारे में चल रही चर्चाओं को प्रेरित करती है, जो ग्रीक दर्शन की स्थायी विरासत का प्रमाण है। जब हम उनके लेखन से जुड़ते हैं तो हमें अपने स्वयं के जीवन की जांच करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो इस बात की गहरी समझ के लिए प्रयास करते हैं कि एक निरंतर विकसित होती दुनिया में नैतिक होने का क्या मतलब है। इस प्रकार नैतिकता को जीवन में अपनाना और उसे लागू करना आवश्यक है, क्योंकि यह हमें सही और गलत के बीच की सीमा को समझने में मदद करता है। नैतिकता न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करती है, बल्कि समाज में सामंजस्य और शांति के लिए आधार भी बनाती है। इसके माध्यम से व्यक्ति निर्णय लेने की प्रक्रिया में गहराई से सोचने को मजबूर होता है, जो उन्हें अपने कार्यों के प्रभाव का आकलन करने की क्षमता प्रदान करता है। जब हम नैतिक सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में लागू करते हैं तो हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को खुश रखने के लिए एक सच्ची प्रतिबद्धता बनाते हैं। नैतिकता को नियमित जीवन में लागू किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। आप नैतिकता को अपने जीवन के अनुकूल बना सकते हैं और आप नैतिकता का उपयोग निर्णय लेने और ऐसे कार्य करने के लिए कर सकते हैं जो चिकित्सा, व्यवसाय और अन्य विषयों जैसे क्षेत्रों में नैतिक रूप से सही हों। नैतिकता का उपयोग एक और नैतिक पहेली भी सामने लाता है। यह विचार करना क्यों महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति को एक निश्चित तरीके से कार्य क्यों करना चाहिए। इसका उत्तर खुशी की अवधारणा में निहित है। सीधे शब्दों में कहें, खुशी नैतिकता का एक परिणाम है, चाहे वह खुद की खुशी हो या दूसरों की खुशी। चाहे आप दिल से एक दार्शनिक हों या सिर्फ यह जानने में रुचि रखते हों कि कुछ चीजें अच्छी और कुछ बुरी क्यों हैं। दर्शन, जैसा कि हम इसे जानते हैं, कम से कम पश्चिमी दुनिया, यूरोप के ग्रीस या यूनान में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास उभरा। यहां 1ली शताब्दी ईस्वी तक दर्शन शास्त्र और उसके सभी शाखाओं पर यूनानी विचारधारा का प्रभुत्व रहा। जीवन, ब्रह्मांड और मानवता के बारे में बड़े सवालों को समझने के अपने प्रयासों में प्राचीन ग्रीस के दार्शनिकों ने उस समय के प्रचलित सभी ज्ञान को शामिल किया। उन्होंने अज्ञात ब्रह्मांड के सैद्धांतिक रहस्यों और मात्रात्मक भौतिक दुनिया के बीच बहुत अंतर नहीं देखा। जैसे इन दार्शनिकों ने अपने अध्ययन में हर उपकरण और अनुशासन का इस्तेमाल किया, जिसमें नैतिकता, तर्कशास्त्र, जीव विज्ञान, कला की प्रकृति, सौंदर्य की प्रकृति और विशेष रूप से राजनीति विज्ञान भी शामिल हैं। प्राचीन यूनानियों के लिए, विशेष रूप से एथेंस के लोगों के लिए, राजनीति और सार्वजनिक जीवन सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से थे और नैतिकता में उनकी पूछताछ अक्सर न केवल व्यक्ति के कर्तव्यों पर बल्कि नेतृत्व और शासन करने के उचित तरीकों पर भी केंद्रित थी। प्राचीन यूनान में अनेक दार्शनिकों ने लिखा और पढ़ाया, लेकिन ग्रीक दर्शन के इस स्वर्ण युग में पश्चिमी अपने सिद्धांत में 3 सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली विचारकों का प्रभुत्व है: सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। प्राचीन ग्रीस के दार्शनिक अपने विचारों के माध्यम से नैतिकता को व्यापक रूप से प्रभावित करते थे। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे विचारकों ने नैतिकता और दर्शन शास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सुकरात ने सुकराती पद्धति की नींव रखी, जिससे चर्चा और प्रश्नों के माध्यम से ज्ञान की खोज को प्रोत्साहित किया गया। उनका मानना था कि इंसान की सोचने की क्षमता और तर्क करने का कौशल उन्हें बाकी जीवों से अलग करता है। यह नैतिकता की गहराई में जाने का पहला कदम था। सुकरात ने दर्शन और नैतिकता के दृष्टिकोण के लिए बहुत सारी रूपरेखा और कार्य प्रणाली बनाई।
इन नवाचारों में सोक्रेटिक पद्धति है। यह विधि पूरी तरह से दो या दो से अधिक पक्षों पर आधारित विमर्श और चर्चा का एक रूप है, जो एक दूसरे से लगभग अंतहीन प्रश्न पूछते हैं। सुकरात का लक्ष्य अच्छे जीवन हेतु सामान्य आधारों को खोजना था और इस हेतु दिए गए तर्कों में किसी भी दोष को उजागर करना है ताकि किसी प्रकार की सच्चाई के करीब पहुंच सकें। सुकरात ने सोचा कि यह क्षमता उन चीजों में से एक है जो मनुष्यों को बाकी जानवरों के साम्राज्य से अलग करती है, क्योंकि हम एकमात्र जानवर हैं जो तर्क और बुद्धि के लिए सक्षम हैं। सुकराती परंपराओं को आगे बढ़ाने वाले उनके मुख्य छात्रों में से प्लेटो एक था। प्लेटो, जो सुकरात के शिष्य थे, ने मानव जीवन में खुश रहने का मार्ग खोजने के लिए प्रत्ययों का सिद्धांत विकसित किया। उनका मानना था कि नैतिकता से सिर्फ व्यक्तिगत कल्याण नहीं बल्कि समाज का भी भला होता है। शिक्षा और ज्ञान को स्थापित करने के लिए उनके द्वारा बनाए गए अकादमी जैसे संस्थान आज भी ज्ञान का प्रकाशमान स्रोत हैं। एथेंस में प्लेटो ने पश्चिम में पहली उच्च शिक्षा संस्थान अकेडमी का गठन किया। नैतिक दर्शन में उनके प्रमुख योगदानों में से एक प्रत्ययों का सिद्धांत है, जो इस बात की पड़ताल करता है कि मनुष्य कैसे एक सतत भौतिक दुनिया में खुशी का जीवन जी सकता है। प्राचीन यूनानी दर्शन का तीसरा स्तंभ अरस्तु है, जो अकादमी में प्लेटो का छात्र है और बाद में पेरिपेटेटिक लिसेयूम या लाइकेन स्कूल के आचार्य रहे थे। अरस्तु, जो प्लेटो के बाद आए, नैतिकता के और भी गंभीर अध्ययन को विकसित करते हैं। उनका एक मुख्य सिद्धांत सार्वभौमिकों या ब्रह्मांड से संबंधित है। अरस्तु ने समझाया कि किस तरह से सार्वभौमिक अवधारणाएं हमारे नैतिक जीवन को परिभाषित करती हैं। उनका तर्क था कि मनुष्यों को अपने कार्यों में सही और गलत, अच्छे और बुरे के बीच अंतर को समझना चाहिए। नैतिकता का यह गहरा अध्ययन हमें न केवल जीवित रहने में मदद करता है बल्कि एक खुशहाल और उपयोगी जीवन जीने के लिए भी प्रेरित करता है। इसलिए नैतिकता का अध्ययन और उसका पालन न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि यह समाज के समग्र विकास और सुख के लिए भी आवश्यक है। जब हम नैतिकता को अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम न सिर्फ खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी खुशी और शांति का अनुभव करने में मदद करते हैं। इन तीन दार्शनिकों के सिद्धांतों ने पश्चिमी दार्शनिक सिद्धांत का निर्माण किया है।